आज हम लोग डैक्स में ऑपरेटर्स चैप्टर पढ़ने वाले। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ेंगे उसमें ऑपरेटर्स होते हैं। ये ऑपरेटर्स कुछ ऐसे सिंबल्स या ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके, जैसा आप देख सकते हैं कि ऑपरेशंस किए जाते हैं। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे पास जो मेन होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, टेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन और लॉजिकल ऑपरेटर ये होंगे। जो डेटा सेट हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं वो फाइनेंशियल सैम्पल डेटा सेट है। तो पहले मैं उस डेटा सेट को कनेक्ट कर ले रहा हूँ पावर बीआई से और बता दे रहा हूँ कहाँ से मिलेगा वो डेटा सेट। और हम लोगों ने पहले कर भी रखा। यहाँ से हम गेट डेटा में जाके एक एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो डेटा सेट है ये फाइनेंशियल सैम्पल डेटा कहलाता है और इसको हम लोग पावर बीआई से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से एक फाइनेंशियल शीट होती है और डेटा बहुत कॉमन है। इसमें सेगमेंट दिया है, कंट्री दी है जिसमें सेल हो रही है, प्रोडक्ट दिए हैं, डिस्काउंट बैंड दिया है, कितनी यूनिट बिकी ये दिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल्स। तो ये डेटा सेट पावर बीआई का सैम्पल सेल डेटा सेट है। उसको हम सीधे यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे और ये डेटा सेट यहाँ पे ये यूआरएल मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ अभी। नाउ यहाँ पे जो हमारा डेटा सेट है ये फाइनेंशियल सैम्पल डेटा सेट है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके यहाँ पे अपना हेडिंग ऐड कर सकते हैं। फाइनेंशियल फाइनेंशियल एनालिसिस यूजिंग डैक्स ऑपरेटर्स। चलिए विंडो जो है वो स्टैक हो गई है, मतलब मूव नहीं कर रही है। सो इसको हमने यहाँ पे ऐसे क्रिएट करके हम इफेक्ट्स में जाके ये सब इनेबल कर लेंगे। ये हमने पहले भी कई बार किया। हमारा पर्पस है डैक्स ऑपरेटर्स का यूज करना। देखो जैसे मैंने बताया 4 तरीके के ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कुछ तो हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, हम उसको मैथ्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर कंपैरिजन के लिए होते हैं जिससे हमारा कंपैरिजन का कोई रिजल्ट निकल के आता है। फिर लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल कंपैरिजंस करते हैं। और एक यहाँ पे टेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन। तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला है वो है हमारा, जैसे हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप पहले देख लो ये जितने भी सिंबल्स हैं, प्लस माइनस एस्टरिक फॉरवर्ड स्लैश और ये कैरेट, ये सारे सिंबल्स हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें टोटल रिवेन्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे अपने फाइनेंशियल डेटा में जाएंगे, न्यू मेजर कैलकुलेट करेंगे और ऐसे टोटल रिवेन्यू निकाल लें। ठीक है, पहले तो हम इस डेटा सेट को कैपिटल एफ कॉलम कर लेते हैं। कॉलम है। तो यहाँ पे हम मेजर जो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल सेल्स हमारा आ रहा है। ये हमारा पहला कॉलम हो गया। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, सम ऑफ फाइनेंशियल सेल्स और सम ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट, ये दोनों का जो सम आएगा इसमें हम एक प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और ये हमारी टोटल रिवेन्यू होगी कि जितना सेल्स और जितना प्रॉफिट। ऐसे कर मान लो एक फार्मूला है कि टोटल रिवेन्यू कितनी है, तो जितनी सेल्स हुई और जितना प्रॉफिट आया वो टोटल रिवेन्यू है और उससे हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये हमारा एक मेजर बनेगा, इसको हम यहाँ पे दिखा भी सकते हैं और उसके लिए हम लोग
एक कार्ड विजुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कार्ड विजुअल में सीधे ये टोटल रेवेन्यू दिखा सकते हैं। ये प्लस ऑपरेटर का यूज़ है। इसमें कॉल आउट वैल्यू आप अपने हिसाब से 35 लिख दीजिए। यहाँ पे एक कलर हम चूज़ कर लेते हैं। ये हमारा कैटेगरी लेबल है, इसके लिए आप कोई कलर चूज़ कर लीजिए। इसका हाइट विथ इंक्रीज कर लीजिए। ये है। यहाँ से हम जो है एक जनरल में जाके एफेक्ट्स में शैडो भी इनेबल कर सकते हैं। ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। सेकंड जो हमारा तो ये प्लस है, बेसिक सा ऑपरेटर है। यहाँ पे आपको हमने सम का यूज़ बताया था और यहाँ से हम लोग प्लस का यूज़ सीख रहे हैं। इसी तरीके से प्रॉफिट मार्जिन अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ प्रॉफिट मार्जिन, तो हम लोग एक और मेजर यहाँ पे बना लेंगे और ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा। प्रॉफिट मार्जिन के लिए हम लोग, प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमें 20 रुपये मिला 100 रुपये की सेल्स पे, तो परसेंटेज में उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये डिवाइड फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डिवाइड फंक्शन में दो आर्गुमेंट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आप जिस चीज़ को रखोगे वो आप, जैसे यहाँ प्रॉफिट रख लिया और सेल्स को हमने डिनोमिनेटर में रख लिया, इससे एक प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट होगा। हमने ये चीज़ भी सिखाई थी कि आप मेजर टूल में जाइए और उसे एज अ परसेंटेज भी कर दीजिए। जो चीज़ एज अ फ्रैक्शन आ रही है आप चाहें तो उसे एज अ परसेंटेज भी दिखा सकते हैं। तो उसी तरीके से ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा और इसमें प्रॉफिट मार्जिन जब लाएंगे तो करीब 14.23% है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए मेजर बना रहे हैं ना, तो मेजर में ये ओवरऑल डेटा के लिए मेजर बन के आएगी। ओके, ये हमें याद रखना है। हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ ट्राई करते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश। जैसे हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पर इसको हम लोग नया नाम दे देते हैं प्रॉफिट मार्जिन 2। यहाँ पे हमने डिवाइड फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अगर हम डिवाइड नहीं यूज़ करके यहाँ से ब्रैकेट हटा के ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लिख दें, तो हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा, सम ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट फॉरवर्ड स्लैश सम ऑफ फाइनेंशियल सेल्स। तो जब हम लोग इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, अगर मान लो हमने लिखा 14 फॉरवर्ड स्लैश 7, तो ये सीधा होता है, इसका मतलब कि हम 14 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका, अगर आपको डिवाइड फंक्शन नहीं लगाना, आप इस तरीके से भी दो नंबर्स लीजिए, या दो यहाँ पे हम आप देख रहे दो एक्सप्रेशंस हमने लिए और इसको कर लिया। अब मान लो हमें इसी का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो डिवीजन आ रहा है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस पूरी चीज़ को हम लोग एक ब्रैकेट में रख लेंगे। पहले अंदर हमने ये लिखा और फिर इनटू 100 कर देंगे। तो ये भी हमारा एक है केस। यहाँ से हम डायरेक्टली ही प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज इक्वल टू इस तरह से हमने निकाला। ये तो हमने डिवाइड से निकाला था, एक बार यहाँ पे टेस्ट करते हैं। यहाँ भी देखिए 14.23 ही आंसर आ रहा है। तो ये फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर है, इसका काम है डिवीजन, ठीक है। तो आप मल्टीप्लीके, ये हो गया प्लस, ये हो गया डिवाइड, या डिवाइड की जगह आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आपका सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट आपको पता है जैसे प्लस काम करेगा वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेगा। मान लो हमें
कॉस्ट प्राइस दिया है या हमें सेल्स प्राइस दिया है किसी प्रोडक्ट का, और हमें उसका प्रॉफिट दिया है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो जो बेसिक फॉर्मूले हम लोग ने सीखे वो हम माइनस ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है, एक हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 10% कुछ इंक्रीज करना है, तो एक हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी है। तो ये हमारा है। अब जैसे मल्टीप्लाई भी इजी चीज़ है, जैसे ये हम लोग ने पहले डिस्कस भी किया है कई बार। अभी जैसे यहीं पे यूनिट सोल्ड है और सेल प्राइस दिया है, तो एक एक पर्टिकुलर चीज़ का सेल प्राइस दिया और कितनी यूनिट सोल्ड हुई, तो उसके बेसिस पे आपको अगर ग्रॉस सेल निकालना है तो आप लोग जो है ग्रॉस सेल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से एक सिंपल सा कैलकुलेटेड फील्ड निकालते हैं। ऐसे यूनिट सोल्ड एक्स यूनिट प्राइस, ऐसा करके अगर हमें निकालना है तो हम लोग यहाँ से हम यहाँ पे एक कैलकुलेटेड कॉलम एक्चुअली बनाएंगे, मेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये करना है। तो हम लोग यहाँ से इस कॉलम का नाम रखेंगे यूनिट सोल्ड एक्स सेल प्राइस, और इसके लिए हम सीधे लिख देंगे यूनिट सोल्ड, फाइनेंशियल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पे हम लिख देंगे जो सेल प्राइस है, एक आइटम का प्राइस है, और ये हमारा एक कॉलम बन जाएगा। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्टली जो आ रही है, तो ये वैल्यू एक मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो ये हमारा ये अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। और यहाँ पे कॉलम हमने इसलिए बनाए क्योंकि हमें रो वाइज कैलकुलेशन करना था, हमें हर रो के लिए निकालना था, क्योंकि हर रो में हमें दिया था कि उसकी कितनी यूनिट सोल्ड है और उसका कितना सेल प्राइस है। तो ये हमारा तीसरा ऑपरेटर है। और फिर चौथा, मान लीजिए हम लोग को किसी नंबर पे कोई पावर लगानी है, पावर लगाने के लिए ये जो ऑपरेटर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखाएं तो ये शिफ्ट के ऊपर देखिए 6 पे है, ये कैरेट भी बोला जाता है। सो मान लीजिए किसी नंबर का हमें सिंपली स्क्वायर निकालना है, तो हम यहाँ पे इस डेटा सेट के अलावा एक ऐसे ही हम यहाँ से एक मेजर बना रहे। मान लो हमने यहाँ पे लिखा नंबर स्क्वायर, कुछ भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो कई बार हमें डेटा सेट में ज़रूरत पड़ेगी कि हम किसी नंबर की पे कोई पावर लगा के दें। जैसे जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो उस फार्मूला में होता है ये चीज़। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए लिखते 6 और इसे लिख देते 6 की पावर 2 ऐसे, तो नंबर स्क्वायर हमने किया। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो जो नंबर स्क्वायर है वो 6 की पावर 2 एक नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। ये स्क्वायर वाले के लिए एक और डेटा सेट मैं प्रिपेयर करूँगा, तो उसमें हम लोग इसका एक्चुअल यूज़ भी देखेंगे। पर आप याद रखो कि अगर हमें किसी नंबर पे कोई पावर लगानी है तो इसका मतलब हो जाएगा 6 रेज टू द पावर ऑफ 2, 6 की पावर 2। किसी का क्यूब निकालना है या इवन पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है। सर जैसे आपने यहाँ पर कोई टेबल तो लिया नहीं, डायरेक्ट हाँ, मैंने नंबर डायरेक्ट नंबर ले लिया, क्योंकि
अब यहाँ पे सेल्स का स्क्वायर करे या ईयर का करे तो ऐसा कुछ। ये चीज एग्जिस्ट करेगी मतलब डायरेक्टली पावर BI हाँ में? हाँ, करेंगे हम लोग लिटरल वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और भी दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे टोटल रिवेन्यू है, मान लो 135 है, ठीक है। सो एग्जैक्ट नंबर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ऑटो की जगह नन कर देते हैं तो एक एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं हम, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग एक टारगेट वैल्यू दे देते हैं, जैसे प्रॉफिट मार्जिन है, मान लो 14.23 आ रहा है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नया मेजर दे दिया और इसको लिख दिया टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। और इसको मैंने लिख दिया 15.7, मान लो टारगेट था, तो इसको मैंने लिख दिया। तो ये एक ऐसा मेजर बनेगा, ठीक है, जो हमारा जो है, तो ये हमारी एक लिटरल वैल्यू बनेगी, ठीक है। और इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास एक गॉज चार्ट होता है, ये गॉज चार्ट कहलाता है। तो गॉज चार्ट में जैसे हम यहाँ पे एक मेजर बना सकते हैं कि वैल्यू पूछ रहा है और टारगेट वैल्यू पूछ रहा है। तो टारगेट वैल्यू में हमने कह दिया कि ये मेरा टारगेट प्रॉफिट मार्जिन हमारी टारगेट वैल्यू है, और एक्चुअल वैल्यू हमारी प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज निकल के आई। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, जैसे इसे आपको नजर आएगा ना कि जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअली में निकल के आया है वो एक्चुअल टारगेट वैल्यू से कितना पीछे है। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, तो वो टारगेट वैल्यू हम लोग मैनुअली भी दे सकते हैं। तो पावर बीआई में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर चीज जो हम लोग दे रहे हैं वो मतलब हम कैलकुलेटेड ही दें, हम मैनुअली भी दे सकते हैं। तो और वो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, प्रॉफिट मार्जिन एंड टारगेट। यहाँ पे तो ये हमें प्रॉफिट मार्जिन का नंबर बताएगा क्योंकि उसको ऐसा हमने वैल्यू यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे ये कंपेयर भी करेगा कि टारगेट से हम कितना आगे या कितना पीछे हैं। तो ये है, और आप लोग भी ऐसे मैनुअली एंटर करके देखिएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन का एक परसेंटेज है। नेक्स्ट इसके हमारा, लिए हाँ बहुत चार्ट ही क्यों लिया, मतलब टारगेट एक फील्ड है तो उसके लिए और भी तो ऑप्शन है, एक टारगेट अचीवमेंट वाला। कई बाकी हैं, मैं तो तुम्हें गॉड चार्ट का यूज बता रहा हूँ क्या है। फील्ड तो अल्टरनेटिव तुम कोई भी ले सकते हो। अब जैसे तुमने, क्योंकि तुम्हारी फिक्स एक वैल्यू है और तुम्हें उस फिक्स वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, तो हमें गॉड चार्ट ले लिया, जिसे हम ये कर सकते हैं। हम इस चार्ट का यूज देख रहे हैं कि कैसे क्या यूज है इसका। ऐसे तो आप क्या है कि एक बार चार्ट ले लीजिए और इसको लाइन एंड क्लस्टर में बदल दीजिए। लाइन वाई एक्सिस में आपकी जो टारगेट प्रॉफिट है उसको लगा दीजिए, तो वो एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। एक्स एक्सिस में आप मान लीजिए ले लेते हैं कंट्री का नाम, और कॉलम वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मार्जिन दिखेगा। ये भी एक तरीका है। इस तरीके से हमारी जो ये लाइन तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि हमने इसको एक लिटरल वैल्यू दिया है। और इसमें हमें ये दिखेगा कि वो कौन कौन सी कंट्री है जिनका प्रॉफिट मार्जिन इसके ज़्यादा करीब है और किन किन कंट्री का कम है। तो ये भी एक तरीका है। तो ये हमारा एक सिंपल सा चार्ट है, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज एंड टोटल प्रॉफिट मार्जिन बाय कंट्री। तो जो तुम कह रहे हो कि कुछ और भी कर सकते, तो एक ये कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइन एक्सिस में हम लोगों ने टारगेट को ले लिया
और कॉलम एक्सिस में प्रॉफिट मार्जिन ले लिया। इससे हमें पता लग जाएगा। यही सेम चीज़ आप सेगमेंट वाइज सेल्स पे भी कर सकते हो। जैसे यही सेम चीज़ हमने की कंट्री की जगह हम सेगमेंट भी ले सकते हैं। इससे हमें पता लगेगा कि जो चैनल पार्टनर सेगमेंट है उसमें तो प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअली 73% है, जो हमारे टारगेट से कहीं ऊपर है। मगर मिड मार्केट, गवर्नमेंट और बाकी सब में कम है, और एंटरप्राइज में तो प्रॉफिट मार्जिन बल्कि नेगेटिव में चला गया है, यानी लॉस हो गया है। तो ये भी एक तरीका है उसी सेम चीज़ को विजुलाइज करने का। तो चार्ट आपका मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को देखने के कई तरीके हो सकते हैं, ये उनमें से एक है। और सेगमेंट वाइज के अलावा जैसे अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को मैच कर लिया है, तो एक कोई अमेरिला प्रोडक्ट है, ये प्रॉफिट मार्जिन से ऊपर है टारगेट प्रॉफिट मार्जिन से, और ये कम है। यहाँ पे क्योंकि ये लाइन एक्सिस है तो लाइन में हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन जैसे हमने ये लिया तो हम लोग जो है उसके साथ में एक्चुअल सेल भी ला सकते हैं। जो हमारी टोटल सेल्स हुई है तो हम उसको भी ला सकते हैं, तो ये भी दिखेगा कि इतनी सेल हुई है, इतना प्रॉफिट मार्जिन है। मगर हम एक ही टाइप की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ये दोनों ही वैल्यू परसेंटेज में, इसलिए हम लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ये हमारा एक यूजेज है। आगे हम लोग और ऑपरेटर पढ़ते हैं। अभी तक जो हम लोग ने ऑपरेटर पढ़े वो मैथ ऑपरेशंस के हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी पढ़ रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर का जैसा नाम है कि दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम एक सिंपल मेजर यहाँ पे बनाए और इसका नाम रखें क्या ये है, एक सिर्फ मैं नाम रख रहा हूँ इस मेजर का, और मैं लिख रहा हूँ 15 5 से बड़ा है क्या। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसको अगर हम बनाएंगे इस मेजर को तो इसका एक कुछ आंसर आएगा, तो हम वो आंसर यहाँ पे देखते हैं क्या ये है, और आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। क्यों आ रहा है ट्रू? ट्रू कंडीशन है सर। क्योंकि ये कंडीशन है, तो हमने यहाँ कंपैरिजन में इधर एक वैल्यू रखी, इधर एक वैल्यू रखी, और दोनों वैल्यू को कंपेयर करने के लिए एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। अगर हम लिखते 15 इक्वल टू 5, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये है, तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। मिलता जुलता लग रहा है, बट उसमें हम इफ लिखते हैं तो जैसे वो एप्पल वाला आपने बताया था कि है कि नहीं है, हाँ, जहाँ नहीं था तो वहाँ पे उसने नो बताया, बाकी यस बताया जिसमें था। तो सेम काइंड ऑफ लगभग वैसा कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने वही है, वही है, तुम तो इसमें सही। इफ लिखना फिर रिक्वायर नहीं होता है फिर। नहीं, इफ का यूज क्यों होता है? अब देखो कंडीशनल को ये, देखने के लिए। हाँ, ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये ऑपरेटर बस हम लोग को बता रहा है क्या ये है या नहीं, यही तो बता रहा है। अब आते हैं इफ पे, और हम कहते हैं बड़ी सेल, ठीक है। या जैसे हमने क्या किया कि अब इसको हम फिलहाल हटा देते हैं। तो वही हमने यहाँ पे बनाया है कंडीशन, हाई सेल। अब यहाँ पे इफ जो होता है, इफ के लिए हम लोग को एक नया कॉलम बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें
इफ जो है वो हर रो से पूछेगा ये चीज, समझ रहे हो? जैसे अभी हमने लिखा कि 15 5 से बड़ा है क्या, तो ये हमारे पास एक ही वैल्यू थी तो हमने एक वैल्यू से पूछ लिया। पर इफ क्या करेगा, हर रो से पूछेगा ये चीज। अब जरा इसको समझो, इस स्टेटमेंट को देखो और बताओ कि तुम लोग की समझ में ये आ रहा है या नहीं। या सर ये समझ में आ रहा है, अगर सेल्स 50,000 से अगर हाई होगी तो हाई देगा, अदरवाइज वो लो दे देगा। ठीक है, तो हर रो में जाएगा, सेल्स कॉलम की वैल्यू को देखेगा कि 50,000 से ज्यादा है या कम। अगर हाँ आता है जवाब तो हाई लिख देगा, और ना आता है जवाब तो लो लिख देगा। यानी अगर ट्रू आता है आंसर तो ये, तो हमें पता है कि ये जो पूरी चीज है, सिर्फ इतने की बात करें अगर, तो सिर्फ इतने की, तो हमें ये पता है इतनी पूरी चीज जो है वो हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर देती है, राइट? मतलब ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा, इट इज कंडीशन सर। कंडीशन। और ट्रू है तो ये आंसर है, फॉल्स है तो ये आंसर है। तो ये इफ का काम है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो कहीं भी अगर सेल्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हाई आ जाएगा, ठीक है? एक्चुअली में इसमें सभी केस में 50,000 से ज़्यादा होगी, तो क्योंकि सेल एक्चुअली लाखों की रेंज में, नहीं, हाँ ये, तो हम लोग इसको लाख में पहुंचा देते हैं। तो इसका नाम है हाई सेल्स। तो हम इसमें एक जीरो और जोड़ देते हैं। अब शायद कुछ हो, और अभी भी है यार, वाह। मिलियन कितनी? में दे दो सर। 5,29,000। इफ तो इजी है बट स्विच थोड़ा। बाकी आप इसको यूज कीजिएगा। तो ये हमारा जो है उसी ऑपरेटर्स का यूज है। तो हाई सेल्स हमने इस तरह से निकाल दी। इसी तरह प्रॉफिटेबल केस आता है। प्रॉफिटेबल के केस में हम क्या कर रहे हैं भाई, प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? अगर प्रॉफिट की वैल्यू जो है, तो ऐसे सीधे लिखेंगे, अगर प्रॉफिट की वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा है तो वो ट्रू है, अदर फॉल्स है। तो ये अगला जो ऑपरेटर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल टू में आप लिख लिए, और यहाँ पे आपके लिए दोनों केस आ गए। अब अगर इन दोनों केस को हमें विजुलाइज करना है तो हम लोग यहाँ से एक डोनट चार्ट ले लेंगे। हमारा आंसर जो आ रहा है वो तो या तो ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिटेबल को यहाँ पे लेंगे, तो देखिए ट्रू या फॉल्स आया। और वैल्यू में हम वो ऑर्डर आईडी काउंट कर लेंगे या वो नंबर ऑफ केसेस काउंट कर लेंगे जहाँ पे ये हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी हमें इंडेक्स कॉलम नहीं दिया है। तो अगर हमें डायनेमिकली काउंट करना है कि हर केस में कितनी रो आ रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक नया मेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने काउंट रोज लिख लिया, और जो हमारे फाइनेंशियल टेबल है वो काउंट रोज का सीधा सीधा मतलब है कि कितनी रो हैं। अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे आउटपुट में क्या क्या आया है? ट्रू आया है या फॉल्स आया है, राइट? कंडीशन के बेसिस पे। और काउंट रो क्या बताएगा कि कितनी रो हैं। तो अगर हम एक ऐसा ग्राफ बना देते हैं जिसमें लेजेंड में प्रॉफिटेबल को रख दें और यहाँ पे काउंट रो रख दें, सो जैसे अभी हमने वो किसका बताया था, तो ये नम रोज हो गए। तो इसको, तो ये सीधे हमें बता देगा कि कितनी रो में ये ट्रू है
तो ऐसा दिख रहा है कि 91.7% ऑफ केसेस में ये सही है कि वो प्रॉफिटेबल है, और बचे हुए जो 8-9% है, 8.2% है, उसमें कह रहा है कि नहीं है प्रॉफिटेबल। तो ये इसका यूजेज है। ठीक है, इसी तरीके से अभी अगर हम देखते हैं कि लॉस ऑफ मतलब वो रीजन जिसमें लॉस है, तो आप वहाँ पे भी ये कर सकते हो। ये आप ट्राई करना कि कितने रीजन है जहाँ पे लॉस हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं और कैलकुलेट, फिर से वही करते हैं कैलकुलेटेड कॉलम, और देखना चाहते हैं वो कौन से रीजन है जहाँ पे लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट की वैल्यू 0 से कम है तो उस पर्टिकुलर कंट्री का नाम बता दीजिए, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ हमने निकाला। तो इस केस में यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉस ऑफ रीजन में हमारे पास सारी वैल्यूज आ रही हैं, कहीं कहीं कनाडा वैनेडा सब आ रहे हैं। तो इसमें हमें लॉस ऑफ रीजन में कई बार कई कंट्री का नाम आ रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग इसी चार्ट को ले सकते हैं, इसी की एक कॉपी बना सकते हैं, और बस इस बार क्या करना है, जैसे हम लोग ने पिछली बार में किया था कि प्रॉफिटेबल को रख दिया था, अब इस बार हम लोग लॉस रीजन में जा सकते हैं और हमें पता लगेगा कितनी बार क्या डेटा आ रहा है। तो इससे हमें दिख रहा है ब्लैंक सबसे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 91.71% केसेस में कोई लॉस नहीं हुआ है और बाकी सब केस में हुआ है। अब एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये विजुअल में से हमें ब्लैंक नहीं देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और लॉस रीजन इज ऑल में हम ब्लैंक को अनसेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास फिल्टर में से हम उन वैल्यू को हटा देंगे जिसमें से हमें लॉस दिख रहा था, और वो हम यहाँ से लिख देंगे। अब जैसे अभी शाहादत तुम कहते कि हम इक्वल टू का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो इक्वल टू का इस्तेमाल आप कर सकते हो आराम से। उसके लिए जैसे ऐसा कुछ नहीं है, वो मल्टीपल कंडीशंस होता है। इफ इफ में भी वही होगा यार, इफ में थोड़ी कुछ गलत, वो इक्वल टू में भी वही होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमें देखना है कि कहाँ पे जीरो प्रॉफिट हुआ है, या कोई पर्टिकुलर हमें वैल्यू देखनी है जो एकदम उसी के बराबर है। एक एग्जांपल के लिए जैसे हम बता सकते हैं कि क्या ये जर्मनी सेल्स है, और या एक और केस निकालते हैं, इक्वल टू का यूज हम इफ में नहीं करें तो ही अच्छा, पर अब जबरदस्ती करना ही है। मान लो हमें देखना है कि क्या ये मतलब जर्मनी की सेल निकालने हैं, या हमें देखना है कि क्या ये जर्मनी, ऐसा कुछ निकालना है। तो हमने कुछ ऐसा निकाला कि एक नया कॉलम बनाते हैं और कुछ करते हैं जर्मनी सेल्स करके। तो हमने लिखा इफ कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, तब हमने आउटपुट में क्या दिया कि सेल्स की जो वैल्यू है, और वरना हमने कह दिया कि ब्लैंक दे दो। आर यू गेटिंग इट? तो इस तरीके से हमने लिख दिया कि जर्मनी के बारे में कि अगर कंट्री जर्मनी है तो सेल्स दे दो, वरना ब्लैंक दे दो। तो ऐसा होगा कि जहाँ जहाँ पे कंट्री का नाम जर्मनी होगा, केवल वहीं वहीं पे सेल्स आएगी, और वो बाकी केस में नहीं आएगी। अब मान लो हम इस जर्मनी सेल्स का एक सम निकाल लेते हैं।
तो जैसे हमने जो जर्मनी सेल्स नाम का कॉलम बनाया उसका सम निकाल लेते हैं। तो ये इससे हमें साफ पता लगेगा कि ये आउट ऑफ जो टोटल रिवेन्यू है या टोटल सेल्स है उसमें से जो जर्मनी की सेल्स है वो कितनी है। तो ये भी एक तरीका है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की या किसी पर्टिकुलर केस के लिए अगर आपको डेटा निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, आप जो है कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो हमने सिर्फ क्या किया कि हमने कहा अगर जर्मनी है तो ये लिखो वरना ब्लैंक। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं अगर आपको सम करना है, मगर ब्लैंक आप रख दो। तो ये इसका डेटा है। इज इट ओके? कहाँ पे? ये इसीलिए आया ना कि अगर जर्मनी नहीं है तो ब्लैंक लिख दो। तो तुम्हें ये हमने तुम्हें पहले ही कहा इसको करना ही क्यों है तुम्हें, वो तो तुमने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ एज तो अ हम प्रैक्टिस मैं पूछ रहा हूँ, इफ को भूल जाओ। ऐसा क्या फंक्शन लिखें कि मुझे एक बार में जर्मनी की सेल्स मिल जाए जो यहाँ पे मिली है। तो ये यहाँ तो पर हमें ये तो हमें दो बार में मिली ना। हम लोगों ने पहले एक कॉलम बनाया फिर उसका सम किया, एक बार में चाहिए। तो हम सम फार्मूला लगा सकते हैं सर। सम फॉर्मूला लगा सकते हैं। जी। कहाँ लगाएं, और कैसे लगाएं, स्टेप्स बताओ। सबसे पहले हम इसके लिए एक मेजर कैलकुलेट करेंगे। मेजर मेजर में सम फार्मूला लगाएंगे। मान लो यहाँ लिख देते हैं जर्मनी की सेल्स, जी सर। सम लगा दिया। सम लगा दिया। फाइनेंशियल आप टेबल नेम दीजिए। तो इस और तरह से तो टोटल सेल आ गए। हाँ तो कंडीशन अप्लाई करेंगे ना सर हम। कहाँ करें, कैसे लिखें, इसी में कैसे लिखें? यहाँ पर हम वेयर लगा सकते हैं क्या? वेयर क्यों लगा? इसीलिए तुम लोग को एक फंक्शन मैंने सिखाया था, कैलकुलेट, जो मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा यूजफुल फंक्शन है। कैलकुलेट फंक्शन कहता है कि यहाँ अपना एक्सप्रेशन लिख दो। तुम समझ रहे हो एग्जैक्टली कहाँ तुम लोग अटके। तुम्हें समझ में आया कि सम ऑफ सेल तो करना है, मगर वो कंडीशन वो वेयर कहाँ लिखना है, राइट? तो कैलकुलेट में तुम लिख दोगे सम ऑफ सेल्स। कैलकुलेट ने ये दे दिया, पर अब कैलकुलेट ये वेयर तुम्हें दूसरा आर्ग्यूमेंट की तरीके से कह रहा है और वहां यूज होगा इस इक्वल टू ऑपरेटर का। तो यहाँ बस कौन सी? आपको ये लिख देना है कि फाइनेंशियल्स में जो कंट्री है वो जर्मनी है। इस तरीके से एक बार में आपको कॉलम भी नहीं बनाना पड़ेगा और एक बार में आपकी आ जाएगी। तो ऐसे आप जर्मनी की सेल्स अगर देखें, कंपेयर करते हैं, देखो दोनों के केस में सेम आ रही है, राइट? तो ये चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो, इसको बस हमें याद रखना है कि यही कैलकुलेट फंक्शन का यूज है। इसलिए जो ये इक्वल टू ऑपरेटर है इसका यूज हम लोग ज़्यादातर कैलकुलेट फंक्शन में करते हैं, क्योंकि कैलकुलेट फंक्शन में हम लोग को फिल्टर्स लगाने होते हैं और फिल्टर लगाने के लिए हम लोग इस कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अभी तक जो हमने सीखा है उसमें हम लोग एक ही कंडीशन लगा रहे हैं। ये चीज समझ रहे हो कि नहीं? सब एक एक लगा रहे हैं कि इसकी सेल 50,000 से ज्यादा हो या ये इतना हो या वो इतना हो, एक लगा रहे हैं, सिंगल वैल्यू पे। सिंगल वैल्यू। मगर लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर में हम दो कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे पढ़िए, तो लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरीके के होते हैं, एंड, ये बार बार और नॉट। ये बार बोलो, पाइप बोलो, जो भी इसको तुम बोलते हो,
ये हमारा यहाँ पे मौजूद होता है। अगर हम, क्या होता है वो ऑन स्क्रीन, ये यहाँ पे शिफ्ट के साथ देखो ये दिख रहा है, ये और का सिंबल होता है, ठीक है। टू पैरेलल लाइन, हाँ, और दो पैरेलल लाइंस, और दो बार एंड लिखेंगे तो एंड होएगा, और नॉट लिख देंगे तो नॉट होएगा, ठीक है। सो नॉट का यूज ये होता है कि कोई चीज, जैसे इफ दिस नॉट दैट, तो हम लिखेंगे। तो अभी हम लोग आज बेसिक एग्जांपल पढ़ रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अभी जैसे एक एग्जांपल देखते हैं जो हमने अभी जर्मनी के साथ किया, कि जैसे यहाँ पे लिखा कि जर्मनी। अब देखिए कंट्री क्या क्या है यहाँ पे, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, मेक्सिको है, यूएसए है। इसमें यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन से हैं? दो ही दिख रही हैं, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। तो अगर हम एक यहाँ पे जो हमने जर्मनी सेल लिया, इसी को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इसका नाम लिखते हैं यूरोप सेल्स। आर यू गेटिंग दिस? और ये मेजर नहीं होगा, एक्चुअली मैंने गलत लिखा, ये कॉलम होगा, क्योंकि हमें हर एक के लिए चाहिए ना, हर एक रो में चेक करना है। तो न्यू मेजर लिया यूरोप से, तो हमने कहा अगर फाइनेंशियल कंट्री जर्मनी है या फाइनेंशियल कंट्री फ्रांस है, तो फाइनेंशियल सेल दिखाओ, वरना ब्लैंक दिखाओ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पे या लिख दिया हमने ऐसा, तो इसको चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये विकास और सचिन, तुम्हें समझ में आ रही है बात? हाँ सर, यस सर। एक मिनट होल्ड करिए। तो ये यहाँ पे ये या का काम कर रहा है कि अगर फाइनेंशियल सेल जर्मनी की हो या फ्रांस की हो, तो फाइनेंशियल सेल दिखाओ। और हमने ये दो कंट्री क्यों लिए हैं? क्योंकि ये यही दो कंट्री हमारी यूरोप की हैं। दूसरा नॉर्थ अमेरिका का करना है तो क्या करोगे? सेम यही, मैक्सिको और यूएसए लिख दोगे, और कनाडा। कंट्री नेम चेंज कर देंगे। है ना? दूसरा हम लोग एक ये ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन लेस देन। अभी मैं बता रहा हूँ, तो इसमें इसको मैं बना रहा हूँ और उल्टा आएगा, देखना। तो हमने क्या, तो अब जैसे पहली रो में जर्मनी है, तो देखो यूरोप सेल में वो सारे ही दिखाने लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमें दिखा रहा है कि नॉट है। तो नॉट के केस में तो दोनों में कोई एक तो ट्रू नहीं होगा, इसीलिए इक्वल टू रखते हैं जब, तो हमारा आएगा कि ये देखिए, तो इक्वल टू ही में ये काम करेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही चीज़ ट्रू होगी, या तो जर्मनी या फ्रांस में कोई एक ही ट्रू होगा। तो इसलिए यहाँ पे और लिखा है। एंड यहाँ पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक बार में कंट्री दोनों नहीं हो सकती है, समझ रहे हो? ज़्यादा वन कंडीशन ट्रू होगी। एक रो में एक बार में एक ही कंडीशन में तो आएगा वो, इसलिए एंड नहीं लगा सकते। एंड कहाँ पे काम आएगा? जैसे अब जैसे ये चलो हमने निकाल लिया, ठीक है, तो ये तो हो गई यूरोप सेल्स। तो यूरोप सेल्स हम यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरीके से, जैसे अभी सम ऑफ जर्मनी दिखा था, ऐसे हम लोग यूरोप सेल दिखा सकते हैं कि कितनी है। और यहाँ पे हम लोग जैसे एक चार्ट बना सकते हैं जहाँ पे हम लोग सेगमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज यूरोप सेल कितनी हुई है वो दिखा सकते हैं। तो यूरोप सेल वाला जो कॉलम है उसका सम लेना पड़ेगा,
जैसे यहाँ पे मान लो हम सेगमेंट ले लेते हैं, इसमें प्रॉफिटेबल की जगह पे सेगमेंट ले लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं यूरोप सेल्स। तो आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर की यूरोप सेल्स सबसे ज़्यादा है। ये अब आते हैं कि मैं आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्वेश्चन है गवर्नमेंट सेक्शन में या गवर्नमेंट सेगमेंट में कनाडा की कितनी सेल है? कैलकुलेट करेंगे इसको। सवाल समझ रहे हो सब लोग? विकास, सचिन, ये कैसे करें? जर्मनी वाला सेम कॉन्सेप्ट चलेगा जैसे इसमें हमने जर्मन की सेल निकाली थी पूरी। वहाँ पर सर नहीं, यहाँ पे हाँ वो कंसेप्ट जर्मनी की हमने निकाली। कनाडा हो गया। अब जैसे यहाँ पे लिखा, चलो यहाँ हम कनाडा कर दे रहे, पर फिर आप काउंट की बात सवाल कर रहे हो सवाल तो ये है गवर्नमेंट ना का कि है। गवर्नमेंट सेगमेंट में कनाडा की कितनी शेयर है। तो सर काउंट आएगा सम की तो जगह। ऐसा कुछ कर देना कि जैसे यहाँ पे लिखा फाइनेंशियल कंट्री कनाडा, फाइनेंशियल सेगमेंट गवर्नमेंट एंड सो ये तो एंड में क्या हो गया कि इस तरीके से आपका ये कंफर्म हुआ कि जो गवर्नमेंट सेगमेंट है एंड कनाडा कंट्री है, पहले ये चेक करेगा जहां जहां पे ये चीज है वहां वहां पे जो सेल्स की वैल्यू आ रही होगी उसका सम निकाल के दिखा देगा। और ये अब अगर हम एक यहाँ पे एक नया मेजर बनाते हैं, इसको हम कह देते हैं कैन गॉव की सेल, कनाडा गवर्नमेंट सेल, या ऐसे लिख देते कनाडा गवर्नमेंट सेल। तो ये अगर ऐसा कॉलम हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से देगा, बट ये कॉलम मैंने गलत बना दिया। हमें क्योंकि कैलकुलेट से तो हम एक ही बार में देंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे हम एक नया मेजर बना देंगे और ये हमें सीधे कनाडा गवर्नमेंट सेल देगा। और इसको अगर हम एज आ यहाँ पे केपीआई दिखाते हैं, ये दिखा रहे हैं कि 10 मिलियन है। इसको एक ग्राफ के थ्रू भी वेरीफाई करा जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है कि हम लोग एक यहाँ पे ले लें ये वाला चार्ट रिबन, इसमें दो चीज़ें आ रही, सेगमेंट और कंट्री। तो सेगमेंट को एक्स एक्सिस पे रख दें, कंट्री को लेजेंड पे रख दें, और सेल निकालनी है, सेल्स को हम लोग यहाँ रख दें वाई एक्सिस पे। तो इससे हमारे पास एक डेटा आएगा। पहले तो इसके हम फॉर्मेट पे इंटर कर देते हैं, इससे हमें डेटा आ रहा है। तो ये दिखा रहा है सेगमेंट वाइज कंट्री वाइज सेल्स। मैंने आपको शुरुआत से यही सिखाया ना कि अगर हमें दो कैटेगरी का एक नंबर देखना है, दोनों कैटेगरी को मिला के, तो इसलिए एक कैटेगरी को हम एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं, एक कैटेगरी को वाई एक्सिस पे रख रहे हैं, और फिर उनके बीच में एक नंबर निकाल रहे हैं। तो कनाडा गवर्नमेंट कहाँ आएगा? कनाडा एक तो ये नीला वाला है और गवर्नमेंट ये, तो ये कितना आ रहा है? 10,74,000 नहीं, 1,07,00,000 आ रहा है। और यहाँ भी लगभग वही आ रहा है, 1,07,00,000, राइट। तो ये हमारा कैलकुलेशन सही है।
तो एंड ऑपरेटर का यूज कहाँ करेंगे? एंड ऑपरेटर का यूज यहाँ पे करेंगे कि जब आपको कंपेयर करने हैं तीन चार चीजें, मतलब एक से ज्यादा चीजें, और आप चाहते हैं कि सारे के सारे सही हों, तब आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ उनमें से सही हो, कि कोई एक भी सही हो तो भी हमारा डेटा आ जाए, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? और वो आप लोग का ये, मैं अभी ये सीधी की सीधी पावर बीआई फाइल ही आप लोग को भेज दूंगा, जो लोग आप लोग लाइव ज्वाइन किए हो, तो आप लोग इस फाइल में सारे फार्मूले मिल जाएंगे, और हम लोग ने यहाँ पे भी सारे लिख दिए फार्मूले। देखो ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है टेक्स्ट का, ये मैं आगे समझाऊंगा। एंड जो है, जो सिंगल एंड है, याद रखना बस, सिंगल एंड कंकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और जो डबल एंड है वो लॉजिकल एंड के लिए यूज होता है। बस इतना याद रखना, मतलब इसीलिए मैं ये अभी नहीं बता रहा हूँ। तो सिंगल एंड अभी आप भूल जाओ, हम लोग इसको बाद में समझेंगे। जैसे चलो एक सिंपल सा यूज बताता हूँ। जैसे हमें मान लो लिखना है कि गवर्नमेंट सेगमेंट के कनाडा कंट्री में 50,000 की सेल्स हुई। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे हमारे डेटा से आने वाले फील्ड कौन कौन से हैं? एक तो गवर्नमेंट है, राइट? कंट्री है, कंट्री का नाम है, सेल्स और ये सेल्स की वैल्यू है। बाकी सब जो है वो फर्जी का हमने अपने से लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कॉन्केटिनेशन, तो इसमें जैसे हम लोग को, हमारा ये कि आउटपुट कैसे होगा कि हमारा हमारा लेबल, हमने ऐसे लिख दिया हमारा लेबल। तो पहले तो आप लिख लो फाइनेंशियल सेगमेंट। क्यों लिखा फाइनेंशियल सेगमेंट? क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट लिखना है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे एंड ऑपरेटर, ठीक है, और लिखेंगे सेगमेंट की। फिर इसके बाद आप फिर एंड ऑपरेटर लगाएंगे, क्योंकि अब आपको दूसरी वेरिएबल को जोड़ना है। देखो ये वेरिएबल वैल्यू है ना, मानते हो कि नहीं भाई? सेगमेंट का नाम हर रो में बदल जाएगा ना, वेरी करेगा। तो एक वेरिएबल वैल्यू को, और ये लिटरल वैल्यू है। लिटरल वैल्यू मतलब जो हम खुद लिख रहे हैं। तो फाइनेंशियल सेगमेंट, तो यहाँ पे लिखा, फिर ये, फिर तीसरा किससे जोड़ना है इसे? तीसरा हमें जोड़ना है इसे कंट्री से। तो ये एक और वेरिएबल आ गया। अब इसके बाद लिटरल वैल्यू क्या आएगी? कंट्री में। फिर एक बार फिर एंड से जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कि फाइनेंशियल, और यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। मुझे मालूम है इसमें तुम लोग का थोड़ा दिमाग का दही हो रहा होगा, पहली बार में सभी का होता है, आ जाएगा, इजी सी चीज़ है। फिर की सेल हुई। इतना लंबा जाने से पहले मैं थोड़ा सा इजी बताता हूँ। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल एफ नेम इज इक्वल टू सचिन, और वेरिएबल एल नेम इक्वल टू तेंदुलकर। अब फुल नेम बताना है तो कैसे बताओगे? तो एक मेजर बनाओगे ना, फुल नेम इक्वल टू
मान लो ये दो मेरे मेजर थे। एक मेजर का नाम था एफ नेम, एक मेजर का नाम था एल नेम। तो फुल नेम आप कैसे बनाओगे? फुल नेम फुल नेम बनाने के लिए ऐसे करोगे, एफ नेम एंड फिर आप एक स्पेस दोगे, ठीक है, और फिर आप लिखोगे एल नेम, फिर एंड लिखोगे, क्योंकि पहले आपने एक वेरिएबल से एक एक स्पेस को जोड़ा, फिर उस स्पेस से एक और वेरिएबल को जोड़ा। अब इसमें मान लो हमें इनके नाम के बीच में हाइफन लगाना था, तो हम ऐसे हाइफन भी लगा सकते हैं। हमें स्पेस लगाना था तो हमने एक स्पेस बना दिया है। तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते देखते क्या होता है यहाँ पे। तो हम लोग एक यहाँ पे नया मेजर बना रहे हैं, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं फाइनेंशियल से, मगर हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा वेर एफ नेम इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे एक वेर नाम का जैसे कीवर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो और फुल नेम की जगह हम इस तरह से दे देते हैं। पर यहाँ पे हम लोगों को, क्योंकि जो है वेरिएबल का यूज कैसे करना है पावर बीआई में, ये मैं आपको आगे अच्छे से सिखाऊंगा। इसीलिए हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं वो यहाँ से उठा के हम एक लेबल बनाए। तो ये हमारे वेरिएबल्स है, फाइनेंशियल सेगमेंट हमारा एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल से हम एक टेक्स्ट को जोड़ रहे हैं। अभी आप इतना भूल जाइए, सिर्फ इतना देखिए, इतने का क्या आउटपुट आएगा। इतने का आउटपुट ये नहीं आएगा जैसे गवर्नमेंट सेगमेंट की। ये आंसर आएगा कि नहीं इसका, बताइए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इतना। अब इसके आगे कुछ और जोड़ना है, तो हमने वो क्या कह दिया, एंड कंट्री इसके साथ जोड़ दिया। अब क्या आएगा, गवर्नमेंट सेक्शन की कनाडा कंट्री। तो ऐसे करके ये पूरा एक खेल बनेगा। और अगर होगा, अगर ये नहीं भी आएगा तो मैं इसको दोबारा भी बता दूंगा। तो हमारा लेबल हमने जैसे बनाया एक नया मेजर, और ये हर रो के लिए बनेगा, ठीक है। तो ये मेजर नहीं होगा, ये कॉलम होगा। वन लाइन में पर वन रो के लिए दे रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखो आउटपुट कुछ आएगा, गवर्नमेंट सेगमेंट की जर्मनी कंट्री में इतने की सेल हुई, गवर्नमेंट सेगमेंट की जर्मनी कंट्री में, कनाडा कंट्री में, ऐसे करके वो डायनेमिकली डेटा उठाता जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो ये लेबल मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए। पहले आप छोटा छोटा प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ दो दो चीज़ों को जोड़िए, ठीक है। तो जहाँ पे ये तो मैंने अपने एंड से ज़बरदस्ती कुछ स्ट्रिंग्स जोड़ दी हैं, और आप सीधे ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना कि ऐसे एक यहाँ पे गवर्नमेंट सेगमेंट हाइफन कंट्री हाइफन, बस इतना जोड़ सकते हैं ऐसे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ सेगमेंट और कंट्री का नाम आ जाएगा डैश के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट जर्मनी, गवर्नमेंट जर्मनी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, और ऐसे करके नीचे चलते जाओगे। तो मिड मार्केट मैक्सिको एंटरप्राइज, ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। अबे गवर्नमेंट उस वैल्यू का नाम है। ऐसे तो हमने यहाँ पे मैक्सिको भी नहीं लिखा है आ रहा मैक्सिको। तो सेगमेंट में सारे गवर्नमेंट ही हैं, कोई भी और कहाँ इसके अलावा है, नहीं है? कहाँ है ये देखो। ठीक है, हाँ,
तो ये डायनेमिकली डेटा को उठाना एक से दूसरे से और दोनों को जोड़ के एक बड़ी स्ट्रिंग बना दी। ये है कॉन्केटिनेट ऑपरेटर जो सिंगल एंड है, ठीक है। और जो डबल एंड होता है वो कंपैरिजन में काम, वो हमें उसमें काम आता है, लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये हमारा आज का पहला सेशन था अबाउट लर्निंग डेक्स ऑपरेटर्स। इस पे हम लोग और भी बात करेंगे अगले चैप्टर में।